ओके, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली कई बार रिपीट किए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को और ख़ास करके बाकी के क्वेश्चंस को भी, जो कि पूरे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन 30 मिनट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आई होप सो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है महा रिवीजन। इसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद में हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसी डिवाइस होती हैं जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप रहते हैं, और उनका जो कंसंट्रेशन होता है जनरली वो वेरी भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसमें दो इलेक्ट्रोड अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप रहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं क्या? ऐसे डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, और ये आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जैसे कि डैनियल सेल आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चन, सारे ही टॉपिक आपको चैनल पे मिल जाएंगे, और आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी टॉपिक अगर ज़रूरी है तो एक्सप्लेन किया जाएगा, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने सोल्यूशन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको क्या किया गया, उनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रखा गया। यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होगा ना, तो उन रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जो है रखा गया, तो एक हमें सीरीज मिली, इसी को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो द सीरीज विच इज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द electrode value reduction electrode potential in increasing sequence, so finally we find a series, this is called the electrochemical series। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी टू यूज अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है? सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज होता है? सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होगा तो पहली बात तो इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बनेगा। पहली बात, इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इट यूज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होती है? बैलेंस होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब नंबर ऑफ आयंस दोनों तरफ क्या रहें? बराबर रहें। एक तरफ आयंस ज़्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए, ऐसा ना हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ आयंस क्या रहें? बराबर रहें। इसी को मेंटेन करने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिड्यूसिंग नेचर में क्या करना है आपको? इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रखना है। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बनाना है, और आपको दिया है पोटेशियम का माइनस का 2.93, ऐसे कुछ है। सिल्वर का दिया गया है यहाँ पे, सिल्वर का दिया गया है लगभग 0.80 वोल्ट। कॉपर +2 का दिया गया है यहाँ पे 0.34 वोल्ट, और मैग्नीशियम का दिया गया है यहाँ पे माइनस का 2.37 वोल्ट। ठीक है, क्रोमियम का दिया गया है +3। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे दिए जा सकते हैं, हम इतना ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें कई सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि इसमें से रिड्यूसिंग नेचर किसका ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग रिजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है? अब माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कह रहा है तो इंक्रीजिंग बना देना है, और डिक्रीजिंग कह रहा है तो डिक्रीजिंग बना देना है। हम इंक्रीजिंग बना रहे हैं, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होगी। तो सबसे कम यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है।
तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, यानी इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। उसके बाद में कॉपर डबल पॉजिटिव, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में और कोई पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला तो नहीं है, अब नेगेटिव वाला बचा है। 0.7 क्रोमियम आ जाएगा, फिर उससे बड़ा कौन सा है, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम आ जाएगा। और उससे छोटी वैल्यू जो है, सबसे छोटी वैल्यू ये है माइनस का 2.93, जो कि किसकी है, पोटेशियम की। तो हम इन सभी में कह सकते हैं कि ये जो पोटेशियम है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर है। इन सभी में जो दिए गए हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है, पोटेशियम का है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिया है, नेक्स्ट है using the electrode potential x and y, predict which one is better coating the surface of iron to prevent फलाने। कहने का मतलब ये है कि आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि आपको सरफेस कोटिंग, सरफेस कौन सी कोटिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, मूव करना दो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द ई नॉट वैल्यू। हमको क्या दिया गया, ई नॉट वैल्यू दी गई है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स की, एक्स और वाई की ई नॉट वैल्यू दी गई हैं, एंड विच वन इज बेटर कोटिंग सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी कोटिंग ज़्यादा बढ़िया रहेगी जिससे कि आयरन की सरफेस जो है प्रिवेंट रहे, अच्छी कोटिंग कौन सी रहेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हमने एक फंडा बताया कि रिड्यूसिंग नेचर वाला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम उसका रिड्यूसिंग पावर। वीडियो स्टॉप हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि जिसका रिड्यूसिंग नेचर कम होगा, जिसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर के अपोजिट वाला इसमें फंडा है। हमें क्या करना है कि इसमें कौन सी सरफेस ज़्यादा कोटिंग अच्छी होगी, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन करना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा उसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी मेटल का, वो उतना ही अच्छा कोटिंग सरफेस बनाएगा। अब इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी इस वाले मेटल से दूसरे वाले मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, उसकी लेयर अच्छी बनेगी। तो आयरन की सरफेस है, आयरन का पोटेंशियल देखेंगे माइनस का 0.44, और इन दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा उसकी सरफेस पर लेयर अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है, तो 0.14 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा आसानी से। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लेयर जो है ज़्यादा अच्छी बनेगी। क्यों, बिकॉज रीज़न लिखना है, ड्यू टू द मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू द एलिमेंट विल मोर इजिली रिड्यूस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हमको पता है अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करोगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी ऑफ फॉलोइंग। अब क्या करोगे, डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस का 2.303 RT log KC। यहाँ पे टेम्परेचर दिया है क्या, नहीं दिया, तो 298 रखोगे। ठीक है, माइनस का 2.303, R की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर 298 log KC ऐसे रखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लोगे, आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आप सोच रहे हो सर क्या मजाक है, अरे मतलब कैलकुलेशन क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, log KC की वैल्यू आएगी। ठीक है, अरे हाँ एक मिनट, क्या है यहाँ पे हमें डेल्टा जी भी तो नहीं मिला है अभी, तो एक मिनट, डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE0 सेल, डेल्टा जी भी तो पता होना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, माइनस का n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, कितने इलेक्ट्रॉन यूज है, निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 है। फेराडे की वैल्यू 96,500 ही होती है, और यहाँ पे 1.05 दिया हुआ है आपका E0 सेल, तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। यही डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारा लॉग KC आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा इसको हमें सबसे पहले देखना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या दिया है कि कैलकुलेट द EMF द फॉलोइंग। EMF का मतलब ये है कि इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेल EMF, यानी कि नस्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या करोगे, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला होता है जो कि हमको पता है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये दिया गया है सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगर आयंस सबसे पहले देखोगे कि आयंस बैलेंस हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H एक ही है, तो यहाँ पे H2 कर लोगे। ठीक है, पहला काम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ से क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि Fe जो है वो Fe+2 में गया है। ठीक है, और ये जो Fe हाइड्रोजन था इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो ये H2 से H2 में गया है। ठीक है, इसका रिएक्शन का मतलब, इस सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये ऐसे है रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस का 0.059 अपॉन N लॉग
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यही रखते हैं। ई सेल कैसे निकाला जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड और एनोड कैसे पहचानोगे, कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कैथोड वो बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड बनेगा। तो कैथोड हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ई नॉट सेल, बिल्कुल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो 0.00 माइनस का 0.44, ठीक है। तो ये ई कैथोड माइनस ई एनोड ई नॉट सेल मैंने निकाल लिया, ठीक है। माइनस का 0.059 अपॉन एन, एन कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ से, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज हो रहे हैं, जो निकले हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 आ गया। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन सा आयन आ रहा है, जो आयन प्रोडक्ट में आएगा उसी का ही जो है रखेंगे, ठीक है। तो जो आयन जो है प्रोडक्ट में, अब ये प्रोडक्ट में आयन कौन सा है, प्रोडक्ट में आयन है Fe, तो Fe का कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं क्या, इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है H+ का। तो H+ में 0. को क्या लिख सकते हैं, 0.10⁻² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे H2 है, तो इसका क्या करोगे, पावर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.44 माइनस का 0.059/2 लॉग 3 हो गया, लॉग -3 और डिवाइड लॉग -4। ये 4 से चला जाएगा, 1 10 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल इक्वल्स टू 0.44 माइनस 0.0, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 9 जा 5 जा, लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 0.44 माइनस का 0.44 माइनस का 0.02, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0, लगभग इतना आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल। जब आप इसको माइनस करोगे, है ना, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.42 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक और खास बात, अगर हमारा ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी हमारा सेल क्या करेगा, वर्क करेगा। इसका मतलब ये जो सेल बनेगा वो क्या करेगा, काम करेगा। रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, ठीक है। यानी वो रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी। फिजिबल का मतलब रिएक्शन होगी। अगर तुमने इन दोनों इलेक्ट्रोड का सेल बनाया तो वो सेल काम करेगा, रिएक्शन उसमें होगी, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेल कंटेनिंग द 0.10 K2Cr2O7 0.20 Cr नेगेटिव एंड फलाने फलाने, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हें एक रिएक्शन दे दी गई है और तुमसे क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ सेल यानी ई सेल निकालना है, ठीक है। तो ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है भाई, हमें पता है ई सेल इक्वल्स टू होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल एक माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के साइड में कौन सा है, क्रोमियम, तो क्रोमियम का कंसंट्रेशन, क्रोमियम +3 का, क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट है आपका क्रोमियम डाइक्रोमेटाइन 1 है, और ये H+ भी है, H+ भी रखोगे, जितने आयन हैं सारे रखोगे। और H+ का जो पावर आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा, क्योंकि वो 14 है, तो 14 पावर में जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इनका कंसंट्रेशन रखना है। उसके बाद में ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे जहाँ तक दी होगी, ये दी गई है यहाँ पे 1.33 माइनस का 0.059। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है 6, तो 6 रखोगे। और लॉग Cr डबल पॉजिटिव, Cr+3 की कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पे 0.20, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं, ठीक। क्रोमियम +3 डाइक्रोमेटाइन कितना है कंसंट्रेशन, डाइक्रोमेटाइन का कंसंट्रेशन नहीं दिया, लेकिन आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का दिया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कंसंट्रेशन ही, क्योंकि ये जो डाइक्रोमेटाइन आता है वो कहाँ से आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से ही आता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ही यही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.10, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कितना है, H+ का कंसंट्रेशन इतना है, यानी कि 10⁻⁻4, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है। क्लियर, सारी वैल्यू रखनी है बहुत ध्यान से। अब क्या करोगे, मैथमेटिक्स लगाओगे, एक बार देखते हैं कि वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक्स अब लगानी है तुम्हें। तो मैथमेटिक्स जब लगाओगे तो यहाँ पे कोने पे आ जाओ थोड़ा, 1.33 माइनस का 0.09 कितना बचा, 5 है, 54 बचा, कितना 5 बचा ना, तो 5 बचा। हाँ नोट तो 8 टाइम 0.098, मैंने 6 से डिवाइड किया, बहुत देर लग गई डिवाइड करने में। अच्छा, लॉग क्या करोगे, लॉग यहाँ पे कितना है 0.020 की अगर तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मेरा मतलब क्या करोगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻1 2 बार। उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.10 इंटू 10⁻1 0.10 को 10⁻1 लिखा है, और ये 14 चौके 56 हो गया, यानी कि ये 10⁻56, तो ये तो ऊपर भेज दो। अब 1.33 माइनस 0.098 लॉग 2 2 जा 4 इंटू 10⁻²,
ये ऊपर चले जाएंगे 0 पॉइंट वो पावर 10 टू पावर 56 हो जाएगी, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 57 कर लो सीधे, ठीक है। ये 10 टू पावर -2 से ये कट गए, अब कितना बचा 1.33 माइनस 0.098 लॉग 4 इंटू 10 टू पावर 55। अब क्या है यहाँ पे log 4 इंटू 10 टू पावर 55, log a इंटू लॉग बी क्या होता है log a प्लस log b, ठीक है। log a इंटू log b जो होता है एक फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, ठीक है। अब log a log b की वैल्यू रख दो 1.33 माइनस 0.098 मल्टीप्लाई log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 प्लस 55 log 10, क्योंकि ये तो आगे आ जाएगा उठ के, तो अब क्या करोगे 1.33 माइनस 0.098 मल्टीप्लाई और ये पूरा जोड़ोगे तो 55.6020, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस कर लोगे, वही आपका क्या आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज हमारा अगर प्लस में आ रहा है तो अच्छी बात, सेल हमारा काम करेगा। अगर हमारा ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सेल हमारा काम नहीं करेगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। क्लियर, यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन निकाल लेना आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द डैनियल सेल। डैनियल सेल को क्या करना है, डिफाइन करना है, एंड व्हाट हैपेंस, यानी कि डैनियल सेल को डिफाइन करना है, वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। डैनियल सेल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का होगा एक कॉपर का होगा, जिंक एनोड है कॉपर कैथोड है। उसके बाद में लेफ्ट और राइट वाला सिस्टम, लेफ्ट में एनोड बना देना और कॉपर को क्या बना दोगे राइट में बना दोगे, ठीक है, क्योंकि वो कैथोड होता है। उसके बाद क्या करोगे, इसमें ये कंडीशन देंगे कि अगर हम डैनियल सेल में एक्सटर्नल वोल्टेज जोड़ दें, मतलब कि कोई बैटरी है इसका वोल्टेज फिक्स है, उसमें हम क्या करें कि एक्सटर्नल वोल्टेज जोड़ दें, ठीक है। तो कैसा कैसा जोड़ना है, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है सेल से, ठीक है, अगर सेल के वोल्टेज से एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगी, सेल की रिएक्शन क्या हो जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है ना कि भाई जब तुम किसी बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज का कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दोगे तो सेल की जो बैटरी है, सेल की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ ऑक्सीडेशन होने लगेगा और ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो हमारा रिटर्न में ये लिखना होगा ऑन whenever we are applying the external potential greater than the E cell of any cell, so the cell reaction will be diverted, a cathode will act as a anode and anode will act as a cathode, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा कंडीशन ये दिया है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है सेल के पोटेंशियल से इक्वल हो जाए, अगर सेल का पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होगा तो फिर ना तो रिएक्शन आउटवर्ड होगी ना ही वो रिएक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि सेल वर्क करना स्टॉप कर देगा, यानी सेल में जो रिएक्शन हो रही थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सेल वर्क स्टॉप, ठीक है, सेल का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसमें जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें रिएक्शन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। इसमें क्या है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू कम है और ई सेल की वैल्यू ज़्यादा है, यानी सेल का पोटेंशियल ज़्यादा है और एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो फिर सेल जैसा वर्क करता है वैसा ही वर्क करेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ थ्योरेटिकल वर्ड्स आपको प्रॉपरली है, ठीक है। तो सेल अपना वैसे ही काम करेगा जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट द कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या है, कोलरॉस लॉ जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ द कोलरॉस लॉ। क्या बताता है ये, इसमें ये बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl है, तो इस NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो इसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगी, सम होगी, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, सो दिस इज द कोलरॉस लॉ। यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी NaCl की होगी उसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव एंड लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। यानी उनके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि मोलर कंडक्टिविटी जहाँ पे ऐसी कंडीशन पे मोलर कंडक्टिविटी जहाँ पे कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाता है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन की वैल्यू लगभग जीरो हो जाती है उस कंडीशन पे अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमने मान लो कि पहले हमारे पास 100 ml वाटर था, ठीक है, उसमें हमने 1 ग्राम NaCl डाला था और 1 ग्राम NaCl में हमने मान लो कि 100 आयंस थे, सपोज लेट कर रहे हैं 100 आयंस थे। इसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी, करंट फ्लो होगा, ये तो हमें पता है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस इतने 1 ग्राम में ही 1 ग्राम NaCl उसमें पड़ा ही है, हमने क्या किया, अब वाटर की जो क्वांटिटी है वो कर ली है 500 ग्राम, यानी हमने इसमें 400 ml वाटर या 400 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया। अब इसमें क्या है कि आयंस तो उतना ही रहे होंगे क्योंकि 1 ग्राम NaCl ही पड़ा है, तो नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही रहे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो आयंस पर ml होते हैं, आयंस पर ml जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। भाई 1 ml में पहले कितना आ रहा था, 1 आयन पर ml आ रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 1.5 आयन पर ml आ रहा है, मतलब कि 1/5 आयन पर ml आ रहा है, यानी कि कंडक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ आयन पर ml से डील करती है। जैसे जैसे पर ml आयंस घटते जाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डाइल्यूट एनी सॉल्यूशन,
द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट और एनी एक्वस सॉल्यूशन विल डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर ml। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, कंडक्टिविटी ऑफ द 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज इतनी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कैपा होता है। कैपा कितना दिया, 4 × 10⁵ माइनस का होगा, माइनस का ही होगा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, मोलर मोलारिटी यहाँ पे दी है 0.001 मोलर मोलारिटी दी गई है, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी Ka निकालना है, यानी Ka की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और क्या दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इतना। तो मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी गई है वो कितनी दी गई, 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, अब क्या करोगे, अब हमें क्या करना है कि Ka निकालना है। Ka निकालने के लिए पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए Ka का क्या होता है। तो Ka का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, अल्फा हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है वो होता है लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M। ठीक है, अब लैम्डा नॉट M तो हमारे पास है, लेकिन लैम्डा CM हमारे पास नहीं है। लैम्डा CM लैम्डा नॉट M क्या होता है, लैम्डा CM होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, और लैम्डा नॉट M होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो दिया है, गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू हमको नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। और लैम्डा CM कैसे निकाला जाता है, लैम्डा CM निकाला जाता है कैपा इंटू 1000 डिवाइड बाई M। कैपा की वैल्यू है 4 × 10⁻⁵ 1000 डिवाइड बाई M कितना है 0.001। ठीक है, ये 3 गए 3 बढ़े, तो 4 × 10⁻⁻2 और 3 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। यानी हमारे पास लैम्डा CM की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लैम्डा CM के बाद में हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कैसे निकाला जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M। ठीक है, लैम्डा CM कितना है 40, लैम्डा नॉट M कितना है 390, तो लगभग ये कितना आएगा, 4 के बाद 4 का मतलब लगभग इसका 0.1 आएगा, क्योंकि ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स मतलब 0.1, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Ka की वैल्यू निकाल लेंगे। Ka इक्वल्स टू C क्या होता है, C होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी दिया है 10⁻⁻3। ठीक है, 0 1 2 3 10⁻³ इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, 1.0.1 मतलब 0.9, 1 से 1 गया। ठीक है, क्या बचा 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 9, 9 9 ज़ा 99, बचा कितना 1 1 बचा, 1 बचा तो कितना हुआ 9 1 ज़ा 9, तो 9.1 10⁻⁻6 जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 9.1 10⁻⁻6 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व कर लिया था, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 M। अब तुम लोगों के दिमाग में ये होगा कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे पहचानेंगे और कंसंट्रेशन कैसे पहचानेंगे। कंडक्टिविटी के लिए भाई साइमन बना होगा और कंसंट्रेशन के लिए मोलारिटी M बना होगा। तो यहाँ पे M बना है, तो इसका मतलब ये क्या है मोलारिटी, तो मोलारिटी इक्वल्स टू 2.5 10⁻⁻4। ठीक है, ये इतनी दी गई है। मैथनोइक एसिड है जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, इतनी है, तो कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कैपा, तो 5.25 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये दी गई है। उसके बाद में कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M दोनों ही टाइप की मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले जो मोलर कंडक्टिविटी हम निकालना है वो निकालना है लैम्डा CM इक्वल्स टू कैपा इंटू 1000 डिवाइड बाई M। कैपा कितना दिया है हमें, कैपा दिया है 5.25 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइड बाई M कितना है, M है हमारे पास 2.5 10⁻⁻4। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे एक तो ये चला जाएगा तो कितना बचेगा 5.25 10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, और ये ऊपर हम कर सकते हैं इसको 10 और नीचे 25 कर लें, और सीधे ये भी हटा दो, तो यहाँ से कितना कर लें, सीधे -4 कर लेते हैं। ठीक है, और 10⁻⁻4 ये चला जाएगा। अब क्या बचेगा 25 को कितनी बार यहाँ पे 25 को हमने किया 25 को 2 बार, और 25 को हमने 2 बार किया, और 25 को फिर हमने 1 बार किया 25, तो 21 आ गया। 21 इंटू 210 आ गया यार साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेशन अपनी कर लेना, मुझे भरोसा नहीं है खुद पे। ठीक है, तो जल्दबाजी में भरोसा नहीं होता कभी कभी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 210 आ गया साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। उसके बाद क्या करोगे, लैम्डा नॉट M निकाल लो भैया। लैम्डा नॉट M जगह तो बची नहीं है, तो लैम्डा नॉट M निकाल लो यहाँ से। लैम्डा नॉट नहीं, लैम्डा इनफाइनाइट M निकालना है। तो लैम्डा इनफाइनाइट M जो है मैथनोइक एसिड के लिए, जो कि इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, इसकी लैम्डा नॉट M किसके इक्वल होगी, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO माइनस इसके इक्वल, सम के इक्वल होगी। तो ये दोनों वैल्यू हमें दी गई हैं, यहाँ पे दी गई होगी ना, देख सकते हो यहाँ पे 349.5 प्लस
50.5, ये कितना हो गया 400 लगभग साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब क्या करोगे, अल्फा निकाल लो, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक है, ये क्या है 210/400, ये क्या गया लगभग कितना हो गया यार, सीधे 2 टाइम कर लो ना, 0.2 टाइम मतलब कि ये 0.4 के आसपास कुछ, मैं लिख के दे रहा हूँ इतना 0.5। ठीक है, अपना कैलकुलेशन कर लेना, इतना दिमाग नहीं लगाऊँ मैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि अब जो है थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो ना तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।